सबसे पहले तो सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। और उन लोगों को भी अभिवादन है जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कुमार हाजीपुर वाला से जुड़े हैं और उनके आंखों में एक सपना है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। उनके सपनों को साकार करवाने में ये आनंद सर भरपूर मदद करेंगे। एक कहावत है ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को जब ठान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या। यानी तब तक लड़ेंगे जब तक जीत ना जाएंगे, और जीतेगा वही जो लड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो सबसे पहले बोर्ड पर नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं कि लिखा क्या है। हमने लिखा है भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ। किसका प्रारंभ है? यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ। यूं तो कहें अपने हिंदुस्तान की सरजमी पर बहुत सारे विदेशी हमारे धरती पर आए और व्यापारिक संबंध स्थापित करने का कोशिश किया, और बहुत सारे लोगों का कोशिश क्या हो गया? अधूरा रह गया। लेकिन कुछ लोग इसमें क्या हो गए? कामयाब हो गए। इसी के सिलसिले में पढ़ना है कि आखिर कौन आया हिंदुस्तान की सरजमी पर और हिंदुस्तान में अपना एक बहुत बड़ा व्यापार स्थापित कर लिया था। देखो हमने लिखा है यहाँ पर यूरोपीय व्यापार। अब कहता है क्या भाई कि दुनिया में एक देश है, बाकी सब विदेश यानी हिंदुस्तान में जो भी आएगा उसको हम लोग कहेंगे फॉरेनर। फॉरेनर मतलब विदेशी कहेंगे। अब देखिए विदेशी का आगमन होता है हमारे हिंदुस्तान में। कहाँ सा का विदेशी है? यानी यूरोप का रहने वाला विदेशी है, और ये विदेशी हिंदुस्तान में आता है क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। ये फॉरेनर है। अब देखो ऐसा कहा जाता है कि ये जो फॉरेनर हैं एक सपना लेकर के आए थे हिंदुस्तान में व्यापार करने का, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में व्यापारिक संपदा बहुत ज्यादा था। इस कारण से वह आकर्षित होकर अपने हिंदुस्तान में आया और अपना क्या किया? व्यापार को बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। यानी समय समय पर कई यूरोपीय जाति आए और गए, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। हम सब बता देंगे राजा जी, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन को जवानी में दीजिए पेंशन। ना टेंशन आपको खा जाएगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। अब देखिए 15वीं शताब्दी की बात है कि कुछ नई भौगोलिक खोज होता है, और भौगोलिक खोजों का ही नतीजा होता है कि विभिन्न देशों में आपसी क्या हो गया? संपर्क बढ़ गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना हेलो, तो ये क्या हुआ? एक दूसरे से संपर्क यानी कनेक्शन बन गया। किसके माध्यम से? टेलीफोन के माध्यम से। पहले था तार वाला, अब हो गया वायरलेस, जिसका नाम बोलते हैं सेल फोन यानी मोबाइल फोन। आज सबसे पहले फोन लगाते हैं, बोलते हेलो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने बातों को वहां तक पहुंचाया और संपर्क साधा कि आपसे हम क्या करना चाहते हैं? बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग बातचीत करने नहीं आए थे, बल्कि हिंदुस्तान में किस लिए आए थे? व्यापार करने को लेकर के आए थे। अब देखो थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा कहा जाता है एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है कोलंबस। नाम क्या है? कोलंबस। अब देखो कोलंबस जो था ना, ये कोलंबस नाम का जो व्यक्ति था, यह स्पेन का रहने वाला था एक कोलंबस, और वहीं से एक सपना देखा हिंदुस्तान को खोजने का, और हिंदुस्तान को खोजते 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 एक द्वीप पर पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद इसको ऐसा लगा कि शायद हमने हिंदुस्तान को खोज लिया है। लेकिन सच पूछिए वो हिंदुस्तान नहीं था, बल्कि वह क्या था? अमेरिका था। यानी चले थे खोजने भारत को और खोज लिए हमने किसको? अमेरिका को। यानी 10 अक्टूबर 1492 को 10 अक्टूबर 1492 को जिस द्वीप पर पहुंचा था, उस द्वीप का नाम रखा था क्या? इंडीज। क्योंकि इसको लगा था यह इंडिया है, रखा था इंडीज। और वहां के लोगों को कहा था रेड इंडियन। लेकिन लोगों से पूछा, राम खिलवंचिया, छदिचा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये इंडिया है, इंडिया है क्या? कहा क्या? अरे नहीं रे भैया, ये इंडिया नहीं है, ये तो अमेरिका है।
यानी चले थे खोजने हिंदुस्तान और मिल गया हमें अमेरिका। और इस तरह से डिस्कवर किसकी हो गई? अमेरिका का। और अमेरिका का खोजकर्ता बन गए कौन? कोलंबस साहब। बेचारे खाली हाथ तो नहीं लौटे। अरे न से अच्छा तो हाँ है ना। अभी देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिए भारत को खोजने के चक्कर में और दूसरे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यो। बार्थोलोम्यो दियाज। ये 1487 की बात है। कब की बात है? 1487 की बात है कि यह अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इनके मन के अंदर में इच्छा जगती है कि शायद थोड़ा सा प्रयास और करेंगे और करेंगे और करेंगे तो शायद हम हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान को खोज लेंगे और मेरे माथे पर मुकुट चढ़ जाएगा हिंदुस्तान के खोजकर्ता के रूप में। और ये बार्थोलोम्यो ये जो पहुंचे थे अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी तट, तट का मतलब होता है किनारा। कथी होता है? तट का मतलब जैसे समुद्र के तट पर जाते हैं, तट मतलब क्या हो गया? किनारा। तो यही अफ्रीका के दक्षिणी तट पर पहुंचा 1487 में बार्थोलोम्यो दियाज। तो इसने क्या हो कर दिया? इसके मन के अंदर में जो आशा जगा था, जो इच्छा जगी थी, इसका नाम रख दिया आशाओं का अंतरिप। आशाओं का अंतरिप किसने रखा था? बार्थोलोम्यो दियाज। क्योंकि इसके मन के अंदर में यहां पर आने के बाद इच्छा जगी थी किसकी खोज का? भारत का। इसी को इंग्लिश में कहते हैं केप ऑफ किसी राह में किसी मोड़ पर। क्या लिखे? केप ऑफ गुड होप। इसी को कहते हैं आशाओं का अंतरिप। और इसकी खोज किया था कौन? बार्थोलोम्यो दियाज। और कब किया था? 1487 में। देखें कौन कौन आदमी हिंदुस्तान को खोजने के लिए निकल पड़ा अपने घर से, लेकिन सारे लोगों के माथों पर ताज फिट नहीं हो पाया। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। कहीं मिल न जाना हमसे। देखो नाम लिखे हैं वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा जो है ना, ये मुख्य रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन। सब याद करके रखना, कहीं से भी परीक्षा में पूछे फंसना नहीं है, बल्कि क्वेश्चन पूछने वाले को फंसा देना है, ठीक ना। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। और पुर्तगाल का रहने वाला है वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा के मन के अंदर में आया कि अब हमें हिंदुस्तान को खोजना है। अब देखिए कहता ऐसा है कि ये वास्को डी गामा नाम का जो व्यक्ति था ना, ये पुर्तगाल से चल करके हिंदुस्तान आया। और हिंदुस्तान में कहां पे आया? केरल। केरल के कालीकट बंदरगाह, यानी वास्को डी गामा नाम का जो व्यक्ति है ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और वो महीना था, वो साल था 17 मई 1498। और इसी के यानी पुर्तगाली जो व्यक्ति है नाविक है वास्को डी गामा, और इसी के माथा पर भारत की खोज करने का क्या पहना दिया गया? टोपी, यानी श्रेय दिया गया था ये वास्को डी गामा का। अब ये कहता है केरल के कालीकट बंदरगाह पर जैसे ही पहुंचा, यहाँ के राजा थे जमेरिन। जमेरिन को जैसे ही पता चला कि कोई विदेशी है हमारी धरती पर आया है, तो अपने हिंदुस्तान का एक अजब का फॉर्मूला है, यानी कोई भी आएगा व्यक्ति तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि का स्थान देवताओं से भी क्या है? ऊपर है। इसको बहुत मान सम्मान इज्जत दिया गया।
और जब ये हिंदुस्तान में आया, देखा यहाँ पर बाग बगीचा, क्योंकि केरल को मसालों का राज कहा जाता है, और यहाँ पर जब देखा तो इतना ना ज्यादा वो एक्साइटमेंट हो गया कि शायद ये मसाला हमारा हो जाता तो हम कमा करके दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता। जब हिंदुस्तान से जब 1498 में पहली बार गया तो इसको सनेश में, जैसे हम लोग की मम्मी जाती है नैहरा में, तो नैहर जाती है तो कैसे उसको बहुत सारा पुआ पकवान मिलता है कि घर पर ले जाइए ससुराल में, ठीक उसी प्रकार से राजा जमेरिन में उपहार में इसको बहुत सारा मसाला, गोल मिर्च, दालचीनी, बड़का छोटका इलायची सब दिया। और जब यहाँ से लेकर के वहां पर गया अपने देश में और उसे बेचा तो मालूम पड़ा कि उसको 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। यानी आने और जाने का जो खर्च था उसको काट लिया, फिर भी उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। तब इसके बीबी मतलब ब्रेन बॉक्स में लगा कि इससे अच्छा व्यापार दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। परीक्षा में कभी कभी पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी देश कौन था? पुर्तगाल। और जाने वाला सबसे अंतिम में कौन था? पुर्तगाल। यानी आया भी प्रथम में और गया भी अंत में। अब देखो, ये तो 17 मई 1498 को आया था, लेकिन दूसरी बार इसने व्यापार को लेकर कब आया? 1502 में आया। राजा जी से मुलाकात किया। राजा जी सुनिए ना, हमको अब आपसे कुछ उपहार भेंट नहीं चाहिए, बल्कि हम आपके देश में आए हैं क्या करने के लिए? बिजनेस, व्यापार करने के लिए। मेरा बेड़ा पार लगाइए है राजा जी का नाम है जमेरिन, और इनसे रिक्वेस्ट किया, विनती किया, और इन्होंने इनको क्या कर दिया? ऑर्डर दिया कि ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान का लोग ना बड़ा भोला होता है, छलिया नहीं होता, छल किसी के साथ ये करता ही नहीं है। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। मिले तुमसे जुदा हूं के मेरे। अब देखिए, अब कहता है कि पुर्तगाली, कौन गाली है? पुर्तगाली व्यापारी। अब देखो, ये पुर्तगाली व्यापारी जो थे हिंदुस्तान में तो आया व्यापार करने को लेकर के, और देखते ही देखते कई जगहों पर अपना क्या कर लिया? दबदबा बना लिया। और दबदबा ही नहीं बल्कि वहां पर अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिया। यानी कोई भी सामान होगा यहाँ पे स्टोर करेंगे, यहीं से दुनिया के विभिन्न देशों में क्या करेंगे? भेजने का काम करेंगे। तो सबका नाम लिखते, कहां कहां पर ये कोठी बनाया था। सबसे पहले बनाया था कालीकट। कालीकट कहां था अभी बताएं? केरल में। दूसरका में अपना बनाया गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। उसके बाद दमन, उसके बाद दमन दीव, उसके बाद हुगली नहीं रे, वो परीक्षा में पूछता है कि हुगली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ हुगली है, गुगली नहीं है। अब हुगली, इन सारे जगहों पर इसने क्या कर लिया? मतलब व्यापारिक कोठी स्थापित की। और ये सब जगह जो था हुगली, ये सब क्या था? बंदरगाह। बंदरगाह वाला नगर बोल सकते हैं। बंदरगाह उसको बोलते हैं जहां पर बड़े बड़े जहाज आते हैं, रुकते हैं। बोल सकते हैं छोटा मोटा वर्ड में स्टेशन। गांव घर में जाइएगा तो बोलेगी चाची लोग चाहे दादी लोग, ट्यूशन पर गेले है रे बउआ, किसन ट्यूशन नहीं, स्टेशन का हिंदी में दूसरा नाम है ध्रुम सकट विश्रमालय। किसी रिक्शा वाला को जाइएगा और कभी कहिएगा कि भैया जी सुनिए ना, हमको ध्रुम सकट विश्रमालय लेकर चलिए, वो कॉन्फ्यूजन में आ जाए, हे देवता आप कहां से आए? अरे एक बार गांव में जानता है, वो लड़का था, छोटू नाम का लड़का था, तो का पिताजी पूछे, जितनी पढ़ने में उतनी होशियार था, तो का पिताजी उससे पूछते हैं कि तू कहां जा रहा है? तू घुमा करके पापा को कथी कह रहा है कि पापा हम खेलने के लिए जा रहे हैं। तो पापा पूछते क्या खेलने के लिए जा रहा है? तो कह रहा है लंब दंड गोल्ड पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। पापा कहते रे क्या है रे? लंब दंड गोल्ड पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। तो कहता पापा क्रिकेट। पापा कहते पगला है रे तू, धथुरा कहीं के रे। अब बताइए क्रिकेट कितना बड़का नाम है,
अब जाइए ना साइकिलिया की दुकान पर और जाइए जाकर कहिएगा कि पंप दीजिए, दे देगा। और जाकर शुद्ध हिंदी में बताइए ना कि वायु ठूसन पंप दीजिए, वो गर्मा ही जाएगा आप पर। कथी पूछ रहा है, कथी मांग रहा है। चलो आगे थोड़ा सा। ये सब कौन लगाया था? पुर्तगाली व्यापारी। ये बंदरगाह, बंदरगाह मतलब क्या? जहां पर जहाज आकर के रुकता हो। इस सारे जगहों पर क्या कर दिया? लगा दिया था। अब देखो थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पहला पुर्तगाल, यानी पहले लिखते हैं उसके बाद देखो 1505 से लेकर के 1509 के बीच में एक वायसराय आया। कहां पर? हिंदुस्तान में आया और प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर हिंदुस्तान में आया था। अब देखो उसका नाम है फ्रांसिस्को द अल्मेरा। फ्रांसिस्को द आलमेरा, फ्रांसिस्को द आलमेरा। ये क्या है? ये वायसराय है। और ये वायसराय कहाँ का है? पुर्तगाल का। और ये हिंदुस्तान में पहली बार पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 में। और ये 1509 में क्या हो गया? इसका सेवा समाप्त हो गया था। जानते हैं ये हिंदुस्तान जब आया था सबसे ज्यादा अपना नीति समझते हैं ना, प्लान, योजना, सबसे बड़का इसका योजना था समुद्रिक नीति को क्या करना? सुदृढ़ करना। क्योंकि व्यापार हमारा उस जमाने में समुद्र के मार्ग से होता था, समुद्र के रास्ते से होता था। इसलिए अपनी नीति में सबसे ज्यादा विशेष महत्व दिया था किसको? समुद्र को। क्योंकि वहां पर अच्छा आने जाने का सब कुछ सुविधा होगा तो हम लोगों का व्यापार दिन दुगना और रात चौगुना हो जाएगा। साथ में कहता है कि इसके अलावा हिंद महासागर में पुर्तगाली की स्थिति मजबूत करने का भी प्रयास किया था। कौन महासागर है? हिंद महासागर। ऐसे सब लोगों को पता है कि कितना महासागर है? 4 महासागर है। सबसे बड़का है प्रशांत महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर और सबसे छोटका है आर्कटिक महासागर। तो किस महासागर को मजबूत करने का? हिंद महासागर में अपनी तैनाती, पुर्तगाली शक्ति को मजबूत करने को लेकर के पहल किया था। उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस्को द आलमेरा। इतना में कोई दिक्कत? चलो आगे। अब देखिए 1509 में इनका जमाना खत्म हो गया और फिर से दूसरे वायसराय बनकर आते हैं। उसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क नाम क्या है? अल्फांसो द अल्बुकर्क जो आया था कब? 1509 में। किसके हटने के बाद? फ्रांसिस्को द अल्मेरा जो पुर्तगाल से हिंदुस्तान में आया था वायसराय बनकर। ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय है जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये सबसे पहले जब हिंदुस्तान में आया तो इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर जो कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बीजापुर। ये पड़ता है हमारा कर्नाटक। यहाँ के शासक है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से क्या कर दिया? गोवा को छीन लिया। किसने छीन लिया? अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और छीन करके अपने अधीन कर लिया था। कौन कर लिया था? पुर्तगाली। और जब अपना हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब जाकर के 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को क्या करके छीन लिया गया था। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को अपने अधीन कब कर लिया, अपने अंडर में कब कर लिया? तब 1510 में। पहले किसके अंडर में था? यूसुफ आदिल शाह के अंडर में था। और कहाँ के शासक थे? बीजापुर के शासक थे। देखो इसकी नीति क्या थी, इसकी पॉलिसी थी। पहले की नीति तो दूसरा था कि हिंद महासागर में अपनी शक्ति को बढ़ाना है जिससे कि पुर्तगाली ज़्यादा सक्सेस करे, ज़्यादा डेवलप करे। लेकिन इसका सपना ये था कि पुर्तगाली की आबादी समझते हैं ना,
पुर्तगाली की आबादी बढ़ाना है तो भारत में रहने वाली जो स्त्री है उसको पहलाइए, गने गने आ ओकरा से विवाह कीजिए, आ ओकरा से जो संतान का उत्पत्ति होगा वह क्या कहलाएगा? ऑटोमेटिक पुर्तगाली कहलाएगा। किसकी नीति थी? अल्फांसो द अल्बुकर्क का। इसने प्रोत्साहन दिया था कि जितना ज्यादा हो सके भारत की स्त्री से क्या करो? विवाह करो और अपनी आबादी, अपनी पॉपुलेशन, अपनी संख्या को हिंदुस्तान में क्या करना है? बढ़ाते हुए चलना है। अब देखो 1518 ईस्वी की बात है, पहले मिटाते हैं। ला 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 ला। देखो 1518 पीछे सूझ रहा है रे दीनानाथ। 1518 की बात है कि पुर्तगाली ने क्या कर दिया? कोलंबो, कोलंबो क्या लिखे हैं? कोलंबो। आप प्लस में एक जगह है मलक्का, कक्का नहीं रे पगला, मलक्का में अपना क्या खोला था? कारखाना। कौन खाना? कारखाना। संधि विच्छेद नहीं करना रे पगला, कारखाना यानी फैक्ट्री खोला था। गांव घर के लोग सबके जाइए तो बोले कथी में जाए काम करे तो दुल्हा का फैक्ट्रिक में जाए, फैक्ट्रिक में। लेकिन हम लोग फैक्ट्रिक नहीं बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक ना। कारखाना में खोला था। कौन खोला था? यानी पुर्तगाली 1518 में। एक का नाम है कोलंबो और दूसरे का नाम है मलक्का। अब कहता है कि पुर्तगाली जब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर लिया तब उसने क्या कर दिया? भारत के राजनीति में अपना पैर जमाने का क्या किया था? कोशिश करने लगा था, हस्तक्षेप करने लगा था और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हम हिंदुस्तानी पर वह कहर बरपाने भी लगा था। इसीलिए कहा गया है किसी भी इंसान को आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो जिसको सहयोग करेंगे वह जीवन में आगे निकल जाएगा और जो करता है वह बेचारा पीछे रह जाता है। अगर विश्वास नहीं हो तो कभी गाड़ी को धक्का लगा के देखना, जिसको लगाओगे वो आगे चला जाएगा और जो लगाता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए खुद पर ध्यान देना है, दूसरे पर नहीं ध्यान देना है, वरना दूसरा आगे निकल जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन आज जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो खुद पर ध्यान देता है, जो दूसरों पर ध्यान ज्यादा रखता है, दूसरे पर ज्यादा नजर रखता है, वो जिंदगी में इंसान कुछ कर नहीं पाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे उस सब के चक्कर में काहे रहता है, छुरछुरी के चक्कर में। कितना बार आनंद सर कहते हैं कि सारे लोग से अनुरोध है कि सारे लोग अपने अपने घर के छुरछुरी पर ध्यान दे, दूसरे की पटाखों पर ध्यान न दे, सब गड़बड़ा जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। और तू रहता है यहाँ पे उदास। कहावत है ना कि हम खोए रहते हैं उनकी यादों में और वो मुस्कुरा रहे होंगे किसी के बातों में। इसीलिए दूसरे के चक्कर में मत पड़िए, अपने चक्कर में रहिए। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। एक बार फिर से सब लोग बोलिए जय हिंद, जय भारत।